हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। आज हम लोग समास पढ़ेंगे जो कि एसएससी, रेलवे, डी ट्रिपल एस पी, केवीएस और बोर्ड एग्ज़ाम और अन्य जितने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम समास को पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अगर समास की अर्थ पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? समास का जो अर्थ होता है वो संक्षेप होता है, यानी छोटा होता है। अगर समास का विलोम पूछा जाए तो समास का विलोम होता है, क्या होता है? व्यास होता है। परिभाषा की बात करें तो जैसा कि देख रहे होंगे, परिभाषा में लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहा जाता है और जो शब्द बनता है उसे समासिक पद कहा जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, गंगा तट लिखा हुआ है। गंगा तट, देखिए गंगा तट लिखा हुआ है, यानी गंगा तट बोलने का मतलब क्या हुआ? गंगा का तट। ठीक है, तो इसमें तो पहले तो देख लीजिए, परिभाषा के अनुसार गंगा तट जो लिखा हुआ है वो समास हुआ किस प्रकार कि इसमें लिखा हुआ है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से। देखिए, दो भी शब्द हो सकते हैं या दो से अधिक भी शब्द हो सकते हैं, और उसके मेल से जो शब्द बनेगा उसको ही हम समास बोलते हैं। जैसे इसमें दो शब्द कौन से हो गए? गंगा हो गया और दूसरा तट हो गया, दोनों को मिलाने से क्या बन गया? गंगा तट। ठीक है, यानी जो भी समास होते हैं उसमें कुछ ना कुछ शब्द छुपे होते हैं। गंगा तट को अगर हम खोलते हैं उसको तो किस प्रकार होगा? गंगा का तट। ठीक है, उसी प्रकार राजा पुत्र हम बोलते हैं तो राजा पुत्र किसको बोलेंगे? राजा का पुत्र, यानी जो राजा का पुत्र होगा उसी को ना राजा पुत्र बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें राजा जो हो गया, सॉरी राजपुत्र है तो राजपुत्र किसको बोलेंगे? राजा का पुत्र को बोलेंगे। ठीक है, यानी राजा जो हो गया पहला शब्द हो गया, पहला, और पुत्र हो गया उत्तर पद। ठीक है, राजा जो हो गया वो पहला या पूर्व पद कह सकते हैं, और जो पुत्र है वो उत्तर पद हो गया, और जो का जो है वो लोप चिन्ह है। चलिए आगे बात करते हैं अब समास के प्रकार को। ठीक है, हम बात करते हैं समास के प्रकार को। तो यहाँ देखिए, जो समास के प्रकार होते हैं वो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो हम पहले अवयवी भाव समास के बारे में बात करेंगे। चलिए, चलिए यहाँ पे अवयवी भाव समास में क्या लिखा हुआ है कि जिसका पहला पद प्रधान हो। ठीक है, अवयवी भाव को सब पहचानने का तरीका क्या है कि उसमें पहला पद जो होगा वो प्रधान होगा। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जिसका पहला पद अवयव शब्द हो। ठीक है, और तीसरा है पहचानने का तरीका कि यह समास जैसे प्रति, यथा, अति, अभी, आ, याव, प्र, बे, यावत, भर, नी, ला, अनु, ये सब जो भी हैं ये उपसर्ग, ये प्रति, यथा, ये सभी उपसर्ग हैं। यानी इस उपसर्ग से जो भी शब्द शुरू होंगे वो भी क्या होंगे? ठीक है, अवयवी भाव समास होंगे। ठीक है, जैसे कि देख लीजिए प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में प्रति लगा हुआ है, ये उपसर्ग हुआ, इससे शुरू हुआ तो ये क्या हो गया? अवयवी भाव। यथाशक्ति, आजीवन, बेमिसाल, इस तरह से। ठीक है, और अगर बात करें जिसका पहला पद प्रधान हो उसमें लिखा हुआ है, अगर उसकी बात करें, अगर मान लीजिए एग्जाम्पल से हम अगर देख लीजिए, अनुशासन लिखा हुआ है, यहाँ पे देख रहे होंगे जैसे में अनुशासन, तो उसका पहला पद अ लिखा हुआ है, तो अ अगर को हटा देते हैं तो अनुशासन कोई शब्द बनेगा नहीं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो कौन सा शब्द हो गया? अवयवी भाव समास हो गया। नोट में लिखा हुआ है, देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि अवयव वह शब्द है जिसका लिंग और वचन पहचाना नहीं जा सकता। एक और तरीका है अवयवी भाव समास को पहचानने के लिए, अवयव वह शब्द है जिसका लिंग और वचन हम पहचान नहीं सकते हैं। जैसे देखिए प्रतिदिन है, तो प्रतिदिन में प्रति लिखा हुआ है, प्रति क्या है? ये अवयव हुआ। ठीक है, इसका ना को हम इसका लिंग पहचान सकते हैं और ना ही वचन पहचान सकते हैं। तो इस प्रकार आप जान सकते हैं कि ये क्या होगा? अवयवी भाव समास होगा। ठीक है, और पुनरुक्त जो समास होते हैं वो भी अवयवी भाव समास होते हैं। अब पुनरुक्त समास कैसे होते हैं? जैसे देख लीजिए, दिनों दिन लिखा हुआ है, हाथों हाथ, कानों कान, बातों बात, इस प्रकार से रिपीट वर्ड होंगे तो आप समझ जाइए पुनरुक्त समास है, और ये किस में आएंगे? अवयवी भाव समास में आएंगे। ठीक है, एक चीज और है, जैसे पर्यांत, पूर्वक, अनुसार, भर, अर्थ। ठीक है, ये शब्द ज़्यादातर किसी शब्द के पीछे आते हैं, फिर भी अवयवी भाव
समास होगा। जैसे जीवन पर्यंत, देखिए पर्यंत पूर्वक अनुसार भर अर्थ, ये जो शब्द हैं, ठीक है, किसी शब्द के पीछे आते हैं। अगर किसी शब्द के पीछे भी लगे हुए होंगे तो भी ये क्या कहलाएंगे, अवयवी भाव समास कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए जीवन पर्यंत, तो पर्यंत जो पीछे लगा हुआ है जीवन के पीछे, तो ये भी अवयवी भाव समास हो गया। कुशलता पूर्वक, पूर्वक पीछे लगा हुआ है, फिर भी ये अवयवी भाव समास हो गया। तो इस प्रकार से आप अवयवी भाव समास को अच्छे प्रकार से पहचान सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। उसमें अवयवी भाव में पहला पद प्रधान होता था, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और दूसरी बात है कि तत्पुरुष समास का जब विग्रह करने पर दोनों शब्दों के बीच कारक चिन्ह को ही परसर्ग चिन्ह बोलते हैं, कारक चिन्ह, परसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह छिपे होते हैं, ठीक है। तत्पुरुष समास का जब हम विग्रह करेंगे तो दोनों शब्दों के बीच क्या होंगे, उसके बीच कारक चिन्ह, परसर्ग चिन्ह, विभक्ति चिन्ह छिपे होते हैं, ठीक है। और कारक चिन्ह को ही हम परसर्ग चिन्ह या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह जो होते हैं वो 8 होते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, जैसा कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण, संबोधन, इस तरह से ये 8 कारक होते हैं। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे कि नीचे आप देख रहे होंगे कि कर्ता ने कर्म को करण से या साधन संप्रदान के लिए अपादान से अलग की बात करता है। संप्रदान देखिए यहाँ पे देखिएगा, अपादान से, यहाँ पे से दो जगह आया हुआ है, करण से आया हुआ है, तो करण से वहाँ पे साधन के लिए बात करेगा से, लेकिन अपादान में क्या होगा, किसी से अलग होने की बात करेगा से, ठीक है। उसी पर संबंधन का के की, अधिकरण में पर संबोधन है, अरे इस तरह से। तो अब अगर हम बात करें, जैसे में एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे में राजपुत्र लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे राजपुत्र लिखा हुआ है, तो राजपुत्र किसको बोलेंगे, राजपूत किसको बोलेंगे, राजा के, यानी राजपूत कौन होगा, राजा का पुत्र होगा। तो यहाँ पे का आया, ठीक है, तो इसमें क्या कारक चिन्ह आया है कि नहीं, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। चिड़ी मार यानी चिड़ी मार, देखिए चिड़ी मार बोल रहे हैं, तो चिड़ी मार किसको बोलेंगे, चिड़ी मार वो होगा जो चिड़िया को मारने वाला होगा। तो इसमें को आया कि नहीं, तो को आया, तो ये भी हो गया, क्या हो गया, तत्पुरुष समास, ठीक है। तो कारक चिन्ह जहां भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिस भी शब्द में, जब उसको हम खोलेंगे तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। हथकड़ी जैसे लिखा हुआ है, तो हथकड़ी यानी हथकड़ी किसको कहेंगे, हाथ की कड़ी को कहते हैं, तो हथकड़ी भी हमारा हो गया तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। चलिए अब हम तीसरी जो कर्मधारय समास है उसके बारे में बात करते हैं। तो कर्मधारय समास में लिखा गया है कि जिसका कभी पहला तो कभी दूसरा पद प्रधान हो। कर्मधारय समास में क्या होता है, कभी पहला पद प्रधान हो जाएगा तो कभी दूसरा पद प्रधान हो जाएगा, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है कि जब भी किसी समास में दोनों शब्दों के बीच खोलने पर, ठीक है, दोनों शब्दों को खोलने पर जो के समान, जैसा, जैसी समास बीच में आए तो वह कर्मधारय समास कहलाएगा, या विशेषण विशेष से भी कहलाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं नील गगन, ठीक है, जैसे कि नील गगन, तो नील गगन को जब हम खोलेंगे तो क्या हम बोल सकते हैं इसके बारे में, नील गगन यानी नीला है जो गगन, ठीक है। तो दोनों शब्दों के बीच में क्या आया, है जो आया कि नहीं, है जो आया ना, तो नील गगन को खोलेंगे तो नील गगन का कहने का मतलब नीला है जो गगन, तो नील गगन कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। काली मिर्च मतलब क्या, उसको काली मिर्च को हम जब खोलेंगे तो क्या बोलेंगे, काली है जो मिर्च, तो है जो आया, तो काली मिर्च भी कर्मधारय समास हो गया। चंद्रमुख बोलते हैं यानी चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख किसको बोलते हैं, जो इसका चंद्र के समान मुख हो तो उसको चंद्रमुख बोलते हैं। तो किस समान आया कि नहीं, तो किस समान आया, ये भी कर्मधारय हो गया, ठीक है। चरण कमल यानी कमल जैसा चरण, ये भी हो गया, इसमें जैसा जैसे आया कि नहीं, तो ये भी हो गया कर्मधारय समास, ठीक है। अब चलते हैं, बात करते हैं अगले समास की ओर।
अगला समास हमारा है द्विगु समास। द्विगु समास में लिखा हुआ है कि जिसका पहला पद संख्यावाची हो। इसको आसान अच्छे तरह से समझिएगा। द्विगु समास ये एग्जाम में आता है, द्विगु द्वंद्व ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में। तो द्विगु समास कौन है? जिसका पहला पद संख्यावाची हो, यानी जैसे लिखा गया है चौराहा, तो चौ मतलब क्या होगा? चार हो गया। चौराहा यानी किसको कहेंगे? जहाँ पे चार राहें होंगे उसको चौराहा कहेंगे। तो चौराहा कौन सा हो गया? द्विगु समास। पंचरत्न, पंचरत्न यहाँ पे पढ़ने से ही पता चल रहा है इसमें संख्या की बात हो रही है। पंचरत्न यानी पंचरत्न किसको बोले? जिसका 5 रत्न हो, ये भी द्विगु समास होगा। अठन्नी, अठन्नी, अठन्नी मतलब क्या हुआ? अठन्नी मतलब 8 अन्ना, अठन्नी मतलब 8 गो अन्ना होते आने होते हैं, ये भी हो गया द्विगु समास। सप्ताह, सप्ताह यानी सप्ताह में कितने? 7 दिन, 7 दिन होते हैं सप्ताह में, तो सप्ताह भी हमारा हो गया द्विगु समास। अब अगला बात करते हैं, 5वां है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, इसमें लिखा गया है कि इसमें दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होगा? दोनों पद प्रधान होंगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि दोनों शब्दों के बीच यानी विग्रह करने पर जो चिन्ह है वो हाइफन चिन्ह और अथवा आता है, ठीक है। हाइफन चिन्ह या और अथवा ये सब आएंगे। जैसे देख लीजिए माता पिता, जैसे माता पिता द्वंद्व समास में क्या हो गया? माता पिता। और अपोजिट भी आते हैं, इनमें एक दूसरे के जो शब्द होते हैं वो अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं द्वंद्व समास में, ठीक है। अच्छे से समझिएगा इसको। तो माता पिता, जैसे माता पिता बोलते हैं तो माता और पिता, माता पिता कहने का मतलब माता और पिता, ये हो गया द्वंद्व समास। देवासुर यानी देव और असुर, ये भी हो गया द्वंद्व समास। तो जहाँ पे हाइफन या फिर और अथवा देखने को मिलेंगे वो सभी द्वंद्व समास होंगे, या एक दूसरे के अपोजिट वर्ड शब्द देखने को मिलेंगे तो वो भी द्वंद्व समास होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लास्ट है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास को समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है इसकी परिभाषा, जिसका कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई अलग या विशेष पद प्रधान हो। इसमें कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि उसके अलावा कोई और विशेष पद मतलब विशेष पद प्रधान हो। जैसे हम बोला जाए नीलकंठ, देखिए इसमें नील एक पद है, दूसरा है कंठ है, तो इसमें दोनों पद प्रधान ना हो बल्कि इसके अलावा तीसरा पद कोई प्रधान हो जाए तो वो बहुव्रीहि समास में, जैसे नीलकंठ, नील मतलब नीला, कंठ मतलब कंठ, यानी नीला कंठ, नीला है जो नीला किसका कंठ है? नीलकंठ। यानी नीलकंठ किसको बोलते हैं? तो नीलकंठ हम बोलते हैं शिव को। तो इस प्रकार से ये कौन सा समास हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। एक दंत, यानी एक दंत किसको बोलते हैं? गणेश को। तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर किसको बोलते हैं? विष्णु जी को, विष्णु जी की। तो विष्णु क्या हो गया? तो पीताम्बर क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस प्रकार आप समास को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।